तो भाइयों आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैसे ही हानली को पता चलता है कि नानगोनवान की शादी होने वाली है तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। वे तुरंत नानगोनवान के सेट की तरफ फुल स्पीड से बढ़ता है और वो सोचता है कि नानगोनवान सिर्फ मेरी है, मैं ही उससे शादी करूंगा और कोई नहीं कर सकता, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। वो एकदम पागल हो चुका होता है और पहुंच जाता है उसके सेट में और कुछ देर तक प्लानिंग करने के बाद वो सीधे पहुंच जाता है नानगोनवान के रेसिडेंस के सामने। तो जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा है जाकर उसे पहले देख ले, नहीं तो आगे स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो अब आगे वह येलो क्लोथेड वुमन हानली को ले जाती है नानगोनवान के केव रेसिडेंस में। हानली हल्के से सीज करता है और चुपचाप उसके पीछे चला जाता है। वे रेसिडेंस ज्यादा बड़ा नहीं था पर एक पीसफुल और एलिगेंट वाइब दे रहा था। वे एक छोटे से कॉरिडोर से होकर गुजरते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं एक हॉल के अंदर जहाँ पर एक फ्रेग्रेंस महक रही होती है क्योंकि कोने में एक अननोन एसेंस चल रहा होता है और वहाँ पर दो छोटे पॉट्स होते हैं जिसमें हर्ब उग रहे थे। उस हॉल के बीच में एक ब्यूटीफुल वुडन टेबल थे जिसके चारों तरफ लाइट ग्रीन चेयर रखी होती है और वहाँ के एक चेयर पे एक लड़की बैठी होती है जिसके बाल ब्लैक होते हैं और वो एक व्हाइट क्लोथ को पहने हुई होती है। वह कोई और नहीं बल्कि नानगोनवान थी। उसके हाथ में एक ह्यूज स्पार्कलिंग सिल्वर सॉर्ड होती है जिसे वह ध्यान से देख रही होती है और जैसे ही वह वुमन और हानली उस हॉल के अंदर आते हैं नानगोनवान तुरंत सेंस कर लेती है और सॉफ्टली अपने सॉर्ड को उस बॉक्स में रख देती है और फाइनली अपने ब्यूटीफुल फेस को घुमाकर हानली की तरफ देखती है और हानली जैसे ही नानगोनवान के ब्यूटीफुल फेस को देखता है तो उसका दिल एकदम से रुक जाता है और फिर अचानक तेजी से धड़कने लगता है। उसके मन में यही ख्याल आता है कि जिस फेस को वो अपने सपनों में रोज देखा करता था वे आज उसके सामने है। वही ब्यूटीफुल फेस, डेलिकेट नोज और उसके ब्राइट मोमराइजिंग आईज। यह सब देखकर हानली के अंदर एक वार्मथ फीलिंग जाग उठती है जो कि सालों से दब चुकी हुई थी। हानली उस मोमेंट पे कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता, उसके अंदर बहुत ज्यादा इमोशन भरा होता है इतने दिनों के डिस्टेंस और प्यार का। वो नानगोनवान से अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा था और बिना शर्म के उसे घूर रहा था और वही नानगोनवान यह देखती है कि हानली उसे इतनी ओपनली उतना ज्यादा घूरे जा रहा है तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और हल्का सा फ्रोन करते हुए बोलती है अपने डिसाइबल से कि तुम अब जा सकती हो, मैं इसे कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ। वे येलो क्लोथेड डिसाइबल तुरंत अपने सिर को झुकाती है और वहां से चली जाती है और जैसे ही वो लड़की वहां से जाती है हानली ने अपने स्पिरिचुअल सेंस से एरिया को स्कैन किया और जब कंफर्म कर लिया कि वहां पर कोई नहीं है तो वो अपने हैंड से एक इनकार्नेशन जेस्चर बनाता है। उसके बॉडी से एक क्रैकलिंग साउंड आती है और उसकी हाइट बढ़ जाती है और एक अजवल लाइट के फ्लैश के साथ वो अपने ओरिजिनल अपीयरेंस में आ जाता है जिसे देखकर नानगोनवान हल्के से सीज करते हुए बोलती है कि तो सच में तुम ही थे हानली। नानगोनवान के चेहरे पर एक मिक्सर ऑफ इमोशन होता है, शौक का नहीं बल्कि पुरानी दर्द भरी फैमिलियरिटी से, जिसे सुनकर हानली जवाब देना चाहता था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नानगोनवान को कैसे एड्रेस करे और इसी वजह से वो जल्दी बोलने के चक्कर में कहता है कि तो तुम्हें पता था कि मैं आने वाला हूँ और फिर हानली तुरंत रिग्रेट करने लगता है कि क्या क्लमजी लाइन बोल दी। वही नानगोनवान जब हानली के इस क्लमजी एक्शन को देखती है तो वो मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम मुझे वानर बुलाओ और जैसे ही हानली यह सुनता है उसको एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं होता, वह तुरंत बोल पड़ता है कि वानर। और जैसे उसने यह बोला उसके दिल के अंदर एक ऐसी फीलिंग आई कि जैसे कि सालों का बोझ उसके दिल से उतर गया, उसे कोई टेंशन नहीं होती, हर एक चीज जैसे कि इस समय सही हो गई। और जैसे ही नानगोनवान हानली के मुंह से सुनती है वानर वह ब्लश करने लगती है और कहती है कि और थोड़ा टीज करते हुए बोलती है कि मुझ में ऐसा क्या है कि तुम मुझे ऐसे देख रहे हो, क्या मैं तुम्हारी न्यू कॉन्कुबाइन से ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। और जैसे ही हानली यह सुनता है उसकी फटी आती है, तुम समझ ही सकते हो क्यों। और वो कहता है कि तो तुम्हें इसके बारे में पता है। तब नानगोनवान थोड़ा सरकाज़म में बोलती है कि मुझे क्यों नहीं पता होगा, तुम ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेट के एल्डर हो और 200 साल की उम्र में नेसेंट सोल को कंडेंस कर लिया, ऐसी बात मुझसे कैसे छुप सकती है। जिसको सुनकर हानली थोड़ा सोचता फिर कहता है कि क्या वो कल्टिवेटर तांग था जिसने तुम्हें ये बताया। ये वही कल्टिवेटर होता है जिससे हानली ने नानगोनवान के बारे में पिछले एपिसोड में पूछा था। जिससे सुनकर नानगोनवान हल्का सा स्माइल करती है और कहती है कि तो तुम इनमें भी ज्यादा डम नहीं हो। और वो कहती है कि हाँ, उसने मुझे साउंड ट्रांसमिशन तलिस्मान भेजा था। जब मैंने सुना कि तुम जिंदा और वापस आ गए हो और नेसेंट सोल कल्टिवेटर भी बन गए हो तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने तुरंत तुम्हारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेट और तुम्हारे बारे में पूरी इन्फो निकलवाई और मुझे पता चला कि तुम ट्रेड फेयर को आधे में ही छोड़कर चले गए थे और तुम्हारी कॉन्कुबाइन अभी तक सोरिंग हेवन सिटी में ही है। जिसे सुनकर हानली और भी एम्बेरस हो जाता हुआ कहता है कि मैंने कहा था उससे कि एक किल्डर के साथ वो वापस लौट जाए, लगता है किसी वजह से डिले हो गया। लेकिन वो कॉन्कुबाइन हानली कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था लेकिन नानगोनवान उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ कि तुमने न्यू कॉन्कुबाइन क्यों बनाई, वैसे भी मैं खुद शादी करने वाली हूँ। यह कहकर उसका चेहरा एकदम उदास हो जाता है जिसे देखकर हानली एकदम सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो। यह सुनकर नानगोनवान अपने रेड लिप्स को बाइट करती है और कहती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम चाहते हो मैं उससे शादी ना करूँ या तुम मुझे यहाँ से ले जाने आए हो। जिसको सुनने के बाद हानली एक पल के लिए भी नहीं सोचता और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ और तुम मेरी वाइफ बनोगी, तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगी और किसी से नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं देखता हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन छीनने की कोशिश करता है, उसे पहले मुझे फेस करना होगा। और जैसे ही नानगोनवान यह सुनती है तो वह एकदम ब्लश करने लगती है, उसका चेहरा एकदम टमाटर जैसा लाल हो जाता है और वो सॉफ्टली बोलती है शर्माते हुए कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी और मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। जिससे सुनकर हानली बस स्माइल करता है, वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो समझ रहा होता
होता है कि मैं इसमें काफी कच्चा हूँ, कहीं फिर कुछ गड़बड़ ना बोल दूं। जिसके बाद नानगुनवान थोड़ा सीरियस हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हें याद है ट्रायल ऑफ ब्लड और फायर के टाइम पे मेरा पहला थॉट यह था कि मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी क्योंकि तुमने मेरी वर्जिनिटी ले ली थी। और जिसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें वर्मीला बर्ड से जलाकर राख बना दूं क्योंकि मैंने अपने प्योरिटी को इतने सालों तक बचा कर रखा था और तुम एक ही पल में आए और सब कुछ लेकर चले गए। जिसे सुनकर हानली ऑकवर्डली स्माइल करता है और कहता है कि तो तुमने मुझे मारा क्यों नहीं यहाँ पर। तब नानगुनवान थोड़ा बहस करते हुए कहती है कि हाँ मैं तुम्हें मारना चाहती थी उसी बार, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक सॉफ्टनेस सी फीलिंग आ गई और मैंने वहाँ पर तुम्हें छोड़ दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते थे मुझसे वहाँ पर? मैं एक कोर फॉर्मेशन की कल्टीवेटर थी, क्या तुम मुझे संभाल सकते थे? और यहाँ पर भी हानली स्माइल करता है, कुछ नहीं बोलता। रीजन सेम था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नानगुनवान फिर सांस लिया और बोली कि तुम्हारे जाने के बाद भी मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती थी और जब भी मेडिटेशन करती थी या कल्टीवेशन करती थी तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ जाता था और धीरे धीरे यह बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था और तुम मेरे लिए एक इनर डीमन बन गए, टेम्पटेशन का इनर डीमन जिसमें मैं तुम्हें चाहती थी। और अगर मैं इस इनर डीमन को नहीं हटाती तो मेरी कल्टीवेशन वहीं पर रुक जाती और इसे हटाने का दो ही तरीका था मेरे पास, या तो मैं तुमसे शादी कर लूं और अपने टेम्पटेशन को फुलफिल कर लूं तुम्हें पाकर, या फिर तुम्हें हमेशा के लिए मिटा दो इस दुनिया से। पर तुम्हारे और मेरे कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा फर्क था, इस वजह से मैं पहले ऑप्शन को नहीं चूज कर सकती थी और मेरा ऑप्शन बस एक ही बचा था कि मैं तुम्हें मार दूं। लेकिन तभी डेविल दाउसेक ने इन्वेजन कर दिया और मुझे बैटलफील्ड में जाना पड़ा और वहां पर तुम मुझे मिले। तुम उस वक्त पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कल्टीवेटर थे और इसी एक पल ने मेरे डिसीजन को फिर से चेंज कर दिया। मैंने सोचा कि अगर तुम ऐसे ही ग्रो करते रहे तो एक दिन तुम गोल्डन कोर को फॉर्म कर लोगे जिसके बाद हम हस्बैंड और वाइफ बन सकते थे और शादी कर सकते थे, यह पॉसिबल हो सकता था। और इसी वजह से मैंने तुम्हें वहां पर नहीं मारा। तो तुम मुझे उस वक्त वहां पर मारना चाहती थी और वहां पर मैं इतना ज्यादा खुश था तुम्हें देखकर कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन तुम्हारे कोल्ड बिहेवियर को देखकर वहां पर मेरा अगले कई दिनों तक मूड एकदम खराब था। जिसे सुनकर नानगुनवान हल्का सा स्माइल करते हुए बोलती है कि बाद में मैं जब हमारा शक डिफीट हो गया और तुम्हारा कहीं पता नहीं चल रहा तो मुझे लगा कि तुम शायद मर गए हो और तभी मैंने अपना चेहरा बदल लिया और नानगुनबिन का नाम ले लिया। लेकिन बाद में मैंने तुम्हारे बारे में फिर से सुना और मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हें बचाने के लिए निकल गई। और मैं जब तुमसे मिली तो अपनी असली आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर पाई क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी और मुझे शर्म भी आ रही थी क्योंकि मैंने तुम्हारा कल्टीवेशन भी ऑब्जर्व कर लिया था और मैं तुमसे कैसे बता सकती थी कि मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें बचाने के लिए और शादी करने के इरादे से। और फिर नानगुनवान थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं चाहती थी तुम मेरे साथ मास्किन मून से चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करती गोल्डन कोर को फॉर्म करने में और उसके बाद मैं तुमसे शादी करती। पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और सिर्फ स्पिरिट स्टोन लेकर मुझे वहीं पर अकेला छोड़कर भाग गए। यह कहकर नानगुनवान हानली की तरफ कोल्ड आइज से देखती है, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा और थोड़ा प्यार दिख रहा था जिसे देखकर हानली को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है क्योंकि नानगुनवान की आंखों में साफ दिख रहा होता है कि वो जैसे कह रही हो कि तुम यहाँ पर आए वही काफी है। फिर नानगुनवान फिर से बोलना चालू करती है और कहती है कि हमारे बिछड़ने के बाद कहने को कुछ ज्यादा नहीं था। मैं वापस मास्किन मून से लौट आई और फिर हम जब यहाँ पर जेमकट माउंटेन पे शिफ्ट हुए तो मैं चुपके से यू स्टेट में गई तुम्हें ढूंढने के लिए। पर मुझे कुछ ऐसा न्यूज पता चला जो कि काफी बुरी थी। मुझे पता चला कि तुम्हें गोस्ट प्रीसेक्ट हंट कर रहा था और उसके बाद मुझे उसके बारे में कुछ और डिटेल नहीं मिला। थोड़े दिनों बाद डेविल दाव ने मुझे फिर से ढूंढ लिया और मुझे मजबूरन वापस 9 नेशनल अलायंस से लौटना पड़ा। उसके बाद तुम्हारे बारे में मुझे कोई भी खबर नहीं मिली। मुझे समझ आ गया था कि तुम शायद मर चुके होगे और धीरे धीरे मेरा इनर डीमन भी खत्म हो गया और इसी दौरान मैंने नेशन सोल को कंडेंस कर लिया और मास्किन मून सेट की लीडर बन गई। और उसके आगे क्या क्या हुआ है तुम समझ ही सकते हो। हानली उसकी बातें ध्यान से सुन रहा होता, उसके चेहरे पर इमोशन बढ़ता जा रहा था क्योंकि उसे पता चल रहा था कि नानगुनवान ने उसके लिए क्या क्या किया था जिसके बारे में वो जानता भी नहीं था। थोड़ी देर के साइलेंस के बाद हानली पूछता है कि ये वे लीचेन कौन है। नानगुनवान थोड़ा कोल्ड स्माइल देती है और कहती है कि वे लीचेन उससे मैं कुछ सालों पहले जर्नी के दौरान मिली थी। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर से एलिगेंट और नोबल दिखने वाला आदमी अंदर से एकदम बेहुदा और बहुत ही ज्यादा बेकार आदमी है। मैंने सुना है कि वो अपने 8 फीमेल डिसाइपल पर सीक्रेटली यिन डिवोरिंग टेक्निक का यूज करता है और मुझे लगता है कि मुझसे शादी करने का भी उसका कोई क्लीन इंटेंशन नहीं है, इसलिए मैंने पहली बार में ही उसका शादी का रिक्वेस्ट रिफ्यूज कर दिया था। जिसको सुनकर हानली काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुमने मना कर दिया था, फिर तुमने अपना डिसीजन बदल क्यों दिया? जिसका नानगुनवान डायरेक्टली जवाब नहीं देती और पूछती है कि तुम्हें पता है हेवनली साउथ के 3 ग्रेट नेशनल सोल कल्टीवेटर के बारे में? यह सुनकर हानली सीरियस हो गया। वो कहता है कि हाँ, राइचस दाव और डेविल दाव और 9 नेशनल अलायंस के तीनों में एक लेड नेशनल सोल का कल्टीवेटर है जो कि डेडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कुछ ही कदम दूर है। इस वजह से तीनों फैक्शन बैलेंस बनाकर रखते चले आ रहे हैं। हमारी हेवनली 2 अलायंस में 2 मिड स्टेज नेशनल सोल कल्टीवेटर हैं जो मिलकर एक लेड नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर को रोक सकते हैं, पर काफी मुश्किल से। क्या वेलेचन का उन लोगों के साथ कोई कनेक्शन है? तब नानगुनवान कहते हैं कि हाँ, वेलेचन का ग्रेट अंकल वेई वुया है जो उन 3 ग्रेट कल्टीवेटर में से एक है। 9 नेशनल अलायंस के सबसे बड़ा लीडर। दूसरे कल्टीवेशन आर्ट इतना ज्यादा बेनुमस है कि बस एक ही हाथ का मूव करके वो किसी को भी जान ले सकता है। इसकी एबिलिटीज को इमेजिन करना भी मुश्किल है। यह सुनकर हानली के चेहरे पे एक गुस्सा आ जाता है तो वो कहता है कि तो क्या उस वेई वुया ने तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाला कि तुम शादी करो? जिसे सुनकर
नानगुनवान दर्द भरे टोन में कहती है कि नहीं, वो इस चीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमारे सेट की पहले ग्रेट लीडर कुछ टाइम पहले ही मर गई और उसकी जगह पर एक नई सीनियर मार्शल सिस्टर ने ले ली। वो काफी पावरफुल है और उसका नेचर बहुत ही ज्यादा बेकार है। हमारे बीच हमेशा टेंशन रहती है और उसी ने सब कुछ यह किया है। फिर नानगुनवान अपने लिप्स को बाइट करती है और आगे कहती है कि मैंने जब वही लीचन से शादी करने के लिए रिफ्यूज कर दिया तो उसने अपने ग्रेट अंकल वेबुया को भेज दिया, जो मेरे सीनियर मास्टर सिस्टर के पास आए और मुझे नहीं पता उनके बीच में क्या हुआ, पर आधे साल बाद जब मैंने अपनी फीमेल एसेंस इनकांटेशन टेक्निक कर रही थी, मेरी उसे सीनियर सिस्टर ने मेरे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और मुझे फोर्स किया कि मैं वेलेचन से शादी करूं। यह सुनकर हार्ली काफी शॉक हो जाता है। वह कहता है क्या तुम्हारे सीनियर मास्टर सिस्टर पागल है? अपनी सेट के नेशन सोल कल्टीवेटर के साथ वो ऐसा कैसे कर सकती है? नानगुनवान हल्का सा बिटर स्माइल देती है और कहती है कि सही कहा, मैं भी यही सोचती थी, पर लगता है वेबुया की कंडीशन इतनी ज्यादा टेम्पटिंग थी कि वे मना नहीं कर पाए। मुझे बाद में पता चला कि अगर मास्टर मूनसेक ने इस शादी के लिए हाँ कर दिया तो 6 सेट को बाइलियन स्टेट के बाहर एक्सपेंड करने का परमिशन मिल जाएगा और ऊपर से वाइलेशन शादी करने के बाद हमारे सेट में जुड़ जाएगा, और इसी वजह से उसने मुझे मजबूर किया है शादी करने के लिए और बिना मुझसे पूछे पूरे वर्ल्ड में अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं वाइलेशन से शादी कर रही हूँ और हमारी सेरेमनी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी और मुझे कोई मौका ही नहीं दिया उससे भागने का। यह सुनकर हार्ली काफी रिलीफ महसूस करता है। वह कहता है कि तो इसका मतलब है कि तुमने यह शादी एक्सेप्ट अभी भी नहीं की, मुझे लगा तुम खुद चाहती हो। यह सुनकर मैं काफी शॉक हो गया था। तब नानगुनवान उसकी तरफ देखा और कहती है कि अब मेरी बारी है पूछने की, तुमने इतने सालों पहले ही नेशन सोल को फॉर्म कर लिया तो तुम मुझे इतने सालों तक ढूंढने क्यों नहीं आए? अगर तुम 1 साल पहले आते तो यह सब होता ही नहीं। यह सुनकर हार्ली हल्के से सींच लेता है और कहता है कि मैं चाह कर भी नहीं कर पाया, शायद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और मैं अपने फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और मैं डर भी रहा था कि तुम मेरे बारे में कैसी फीलिंग रखती हो। वो दोनों कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही चुप रह जाते हैं। फिर नानगुनवान उसके पास आती है, उसकी आंखों में देखकर सॉफ्ट टोन में बोलती है कि सच कहूं तो मेरी भी हालत तुम्हारी जैसी ही है। हम दोनों ही कल्टीवेटर है और इमोशन हमारे लिए एक अनजान और रिस्की चीज है। हम लोग अपनी फीलिंग को दबा लेते हैं ताकि कल्टीवेशन पर फोकस कर सके। पर मुझे जब पता चला कि तुम अभी भी जिंदा हो तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। 2 दिन सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अगर मेरा दिल तुम्हें को ही चाहता है तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूं। यह कहकर उसने हार्ली का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ को भी उसके ऊपर रख देती है और उसके सॉफ्ट टच से उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आ रहा था कि मानो उसको सब कुछ मिल चुका है। और इसी फीलिंग की वजह से नानगुनवान ब्लश करने लगती है और तुरंत अपने हाथ को खींच लेती है और हार्ली की तरफ शर्माते हुए देखती है। पर हार्ली का उससे भी बुरा हाल था, उसके पूरे गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। वह स्माइल करते हुए बोलता है कि वानर, तुम इतनी ज्यादा काम हो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे पास कोई एस्केप करने का प्लान जरूर है, वरना तुम इतनी ज्यादा रिलैक्स नहीं होती। तब नानगुनवान हल्की सी स्माइल देती है और कहती है कि तुम बहुत तेज हो। हाँ, मेरे ऊपर हाउस अरेस्ट है इसमें, लेकिन पर यह बात किसी और भी एल्डर को नहीं पता, बाकी सभी डिसेबल भी कुछ नहीं जानते, इसीलिए मैं अभी भी फ्रीली मैसेज को रिसीव कर सकती हूँ। लेकिन मेरे सीनियर ने मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, पर ज्यादा देर तक यह रिस्ट्रिक्शन मुझ पर अफेक्ट नहीं करता। मैं उसे कभी भी तोड़ सकती हूँ, पर यह एक हार्ड स्ट्रेन टेक्निक है। यह मेरे सीनियर मास्टर सिस्टर ने पर्सनली मेरे ऊपर लगाई है और अगर मैं शादी से मना करती हूँ तो वो इस टेक्निक से मुझे टेम्परेरी कंट्रोल कर सकती है। इसके लिए उसने अपने खुद के ब्लड एसेंस का यूज करके एक तालिस्मान बनाया है। जब तक वह तालिस्मान डिस्ट्रॉय नहीं होता, मैं उसके 50 किलोमीटर के रेंज में उसके कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकती। और अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ मेरी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है, मेरी स्पिरिचुअल पावर को नहीं। तब हार्ली पूछता है तो तुम्हारा प्लान क्या है? तब नानगुनवान स्माइल करते हुए कहती है कि पहले मेरा प्लान सिंपल था। शादी के कुछ दिनों पहले ही जब सिक्योरिटी थोड़ा लूज होगी, मैं अपनी मैजिकल पावर को रिस्टोर करके वहां से भाग जाऊंगी और एक बार रेंज से बाहर गई तो वो मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। पर अब जब तुम यहाँ पर आ गए हो तो मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो, क्योंकि अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जिसे सुनकर हार्ली काफी अच्छा फील करता है, लेकिन वो कहता है कि हार्ड रिस्ट्रेन टेक्निक ये काफी ट्रिकी लगती है, क्या तलिस्मान तोड़ने के अलावा कोई और तरीका नहीं है? तब नानगुनवान रिलैक्स टोन में कहती है कि अगर हम उसे नहीं तोड़ पाए तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जब हम मास्क एंड मूनसेक से बाहर होंगे तो ये टेक्निक मैटर नहीं करती। लेकिन अब हार्ली ने जब नानगुनवान की सभी सिचुएशन को सुन लिया था तो उसका अंगर अब कंट्रोल से बाहर जा चुका, तो वह कहता है कि अगर तालिस्मान उसके पास है तो मैं जा रहा हूँ, खुद उसके लेकर आऊंगा। मैं देखता हूँ वह तुम्हें मुझसे कैसे अलग कर सकती है, तुम्हारे लिए मैं अपना गुस्सा भी उस पर निकाल दूंगा। यह सुनकर नानगुनवान को एक सुकून फील होता है। वह कहती है स्माइल करते हुए कि मैं तो बस तुम्हारी रिएक्शन देखना चाहती थी, वैसे भी मेरी सीनियर सिस्टर मिड नेशनल सोल स्टेज की कल्टीवेटर है, वहीं पर हम दोनों अभी भी अर्ली स्टेज पे है। मुझे लगता है कि हमें चुपके से यहाँ से निकल जाना चाहिए, यही बेहतर होगा। वर्स्ट केस में मुझे 10 साल लगेंगे इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने में। जिसे सुनकर हार्ली कुछ नहीं बोलता, वो एक डीप ब्रीथ लेता है। उसके दिल में एक ही थॉट चल रहा होता है कि मैं नानगुनवान के इतने ज्यादा करीब हूँ, जिसे मैं इतने सालों से चाह रहा था, वो मेरे इतने ज्यादा पास है और वो उसके दिल में इतने ज्यादा बस चुकी थी कि अब किसी और के लिए कोई जगह भी नहीं थी। इसलिए वो डिटरमाइन कर लेता है कि वो नानगुनवान को यहाँ से ले जाकर रहेगा। लेकिन फिर नानगुनवान हार्ली को फिर समझाने की कोशिश करती है, पर हार्ली कहता है कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे, अगर प्लान फेल भी हो गया तो मैं तुम्हें तब भी यहाँ से ले जा सकता हूँ। यह सुनकर नानगुनवान हार्ली की आंखों में देखती है, उसमें बहुत ज्यादा पैशन दिख रहा होता है। वो समझ जाती
बताती है कि वो हानली के डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती। वो थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं अपने सीनियर मास्टर सिस्टर को यहाँ पर बुलाऊंगी, जब आएगी तो हम उस पर मिलकर अटैक करेंगे। हानली एग्री कर जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे केव पर रिस्ट्रिक्शन अब भी काम करता है? नानगुनवान कहते हैं कि हाँ, कुछ आउटर बैरियर डिस्ट्रॉय हो गए हैं, लेकिन एक हिडन रिस्ट्रिक्शन अब भी एक्टिव है। हानली कहता है परफेक्ट, मेरे पास कुछ स्पेल फॉर्मेशन टूल है, मैं उन्हें सेटअप करता हूँ ताकि वो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे सके। यह सुनकर नानगुनवान कॉन्फिडेंट हो जाती है। वह कहती है कि मुझे आधा दिन चाहिए रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए, तब तक तुम फॉर्मेशन सेट कर सकते हो। जिसके बाद हानली और नानगुनवान दोनों काम पर लग जाते हैं। जिसके बाद सभी फॉर्मेशन सेट हो जाता है, वो हाइड भी कर देते हैं। काम खत्म होने के बाद हानली फॉक्स गर्ल को बुलाता है, जो आते ही हंसते हुए कहती है कि मास्टर, आपको क्या नहीं लगता है कि नानगुनवान जेलस हो जाएगी अगर वो मुझे देखेगी तो? हानली कोल्ड टोन में कहता है कि मुझे एक मिड नेशनल सोल कल्टीवेटर से लड़ना है और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इसलिए तुम काम पर फोकस करो। और फिर हानली उसे एक पावरफुल टीजर देता है और कहता है कि इसका यूज अच्छे वक्त पे करना, उसे भागने मत देना। फॉक्स गर्ल यह देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है कि आप मुझे यह टीजर देना चाहती हो? हानली कामली कहता है कि हाँ, तुम एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट हो, इस टीजर की मदद से तुमसे ज्यादा पावरफुल इफेक्ट निकलेगा। जिस टीजर को लेने के बाद सिल्वर फॉक्स तुरंत डिस्पेयर हो जाती है। हानली फिर अपने गोल्ड डिवोरिंग बीटल को रिलीज करता है और हजारों गोल्डन बीटल्स हवा में उड़ने लगते हैं और पूरे हॉल के सीलिंग के पास जाकर ग्लोइंग क्लाउड बना लेते हैं। हानली उन पर एक स्पेल कास्ट करता है और बीटल चुपचाप वहां पर छुप जाते हैं और बिल्कुल इनविजिबल हो जाते हैं। हानली यह देखकर सेटिस्फाइड होता है। वह नानगुनवान की तरफ देखता है। नानगुनवान के पास एक रेड फ्लेम ग्लो कर रहा होता है, जो धीरे धीरे एक सर्कुलर सिंबल में बदल जाता है। हानली उसके आसपास एक ब्लू बैरियर को एक्टिवेट करता है ताकि एनर्जी स्टेबल रहे। फिर वो एक स्ट्रॉ चेयर लेकर हानली एक चेयर को लेकर कामली उस पे बैठ जाता है और नानगुनवान को देखता रहता है। उसके प्यारे चेहरे को देखकर हानली उसमें खो जाता है। लेकिन फिर अचानक हानली की बॉडी डिस्पेयर हो जाती है और क्योंकि बाहर छुपी हुई येलो क्लोथर डिसाइपल शॉक में आ जाती है। वो चुपके से देख रही होती है सब। हानली उसके पीछे अपेयर होता है। वह कहता है कि क्या तुम्हें अपने मार्शल एंसेस्टर के गुस्से से डर नहीं लगता? वह लड़की डर के मारे कहती है कि मैं यहाँ पर बस आई थी देखने के लिए कि आप दोनों ठीक हैं कि नहीं। हानली तब कोल्ड वॉइस में कहता है कि तो ऐसी बात है तो तुमने अपनी प्रेजेंस को इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से हाइड क्यों किया? तुम जानती हो काउंसलिंग स्पिरिट तालिस्मान जैसा रेयर टीजर एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर के पास कैसे आया? यह सुनकर वह लड़की कुछ नहीं बोल पाती। हानली कहता है कि बस अब बहाने मत बनाओ, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी मार्शल एंसेस्टर डिसाइड करेंगे तुम्हारे साथ क्या होगा। यह सुनकर वह लड़की काफी घबरा जाती है। वह एस्केप करने के लिए अपने तालिस्मान का यूज करती है, जिसके बाद वो येलो लाइट में लिपट कर वहां से भागती है। लेकिन हानली बस शांत खड़ा रहता है। कुछ दूर जाते ही एक वॉल पिंक मिस्ट से बाहर निकलती है और उसे कवर कर लेती है। वह लड़की वहीं पर गिर जाती है और मिस्ट के अंदर से हमारी फॉक्स गर्ल बाहर निकलती है और स्माइल करते हुए कहती है कि सब कुछ कंट्रोल में है मास्टर। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि हानली फाइट करेगा एक मिड स्टेज नेशनल सोल कल्टीवेटर से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।